कौन से 4 टॉपिक थे? 1.2 में 4 टॉपिक है, ये सारे लर्निंग प्रोसेसेस हैं। लर्निंग प्रोसेसेस हैं, बोल सकते हैं कि लर्निंग 4 फेजेस के थ्रू मूव करता है। फर्स्ट फेज इज अटेंशन, सेकंड फेज इज सेंसेशन, थर्ड फेज इज परसेप्शन, लास्ट फेज इज कंसेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला फेज को हम पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ेंगे, दैट इज द अटेंशन। आपको याद रखना है कि ये सारी चीजों को आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 पेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं नोट्स ज्यादा दूंगी बट आपको कितना लिखना है मैं वो भी बता दूंगी। हार्डली देखो फैक्टर्स हैं, ठीक है, एंड इंटरनल फैक्टर्स हैं, अटेंशन, अटेंशन का टाइप्स, इतना कुछ है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब मैंने यहाँ पे 6 पेजेस में कंप्लीट किया है, बट 6 पेजेस नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बस ओनली 3 पेज का पढ़ना है। 3 पेज का कैसे करोगे मैं अभी आपको मार्क कर दूंगी, उतना आप लिख लेना। ठीक है, मार्क करूंगी उतना आप मेंशन कर लोगे। सो देखो अटेंशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन? अटेंशन मतलब क्या है बताओ? अच्छा मुझे बताओ, ये बॉडीली एक्टिविटी है या फिर मेंटल एक्टिविटी है? मेंटल एक्टिविटी है। सो अटेंशन इज अ मेजर एस्पेक्ट इन ऑल इन्वॉल्व इन ऑल द मेंटल एक्टिविटीज। जितना भी वर्क करना चाहते हो ना, बॉडीली एक्टिविटीज भी परफॉर्म करना चाहते हो, यू नीड टू परफॉर्म दिस वन फर्स्ट विथ मेंटल, मतलब माइंडली करना पड़ेगा। अगर आप बॉडीली कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हो तो बॉडीली एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ योर ब्रेन। तो ब्रेन है मतलब वो तो मेंटल एक्टिविटी आ गया है ना। सो बॉडीली जितना भी एक्टिविटी करते हो पहले ब्रेन उसको रिसीव करेगा स्टिमुली के तौर पे, देन उसका रेस्पॉन्स आप बॉडीली दोगे। तो यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज में हम काउंट करेंगे, तो लर्निंग ऑलवेज मेंटल एक्टिविटीज में ही जाता है। अटेंशन इसका मेजर एस्पेक्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है मेंटल एक्टिविटीज में। वी मस्ट अटेंड बिफोर वी नो और फील और एक्ट। कोई चीज को अटेंड करने से पहले, मतलब आपके दिमाग में आप फिक्स कर रहे हो, ठीक है, फिक्स कर रहे हो, कोई चीज को आप फिक्स कर रहे हो आपके दिमाग में, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा ना वो चीज कैसा है, कैसा दिखता है या क्या फील होता है। विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग, क्या आप किसी भी चीज को अटेंड कर सकते हो? इज इट पॉसिबल टू अटेंड? नो। तो हमें क्या होता है ना, अनकंफर्टेबल फील होता है इफ हमें कोई चीज पता नहीं है एंड सडनली आपको बोला जाए फोर्सफुली कि अटेंड करो इस चीज को, नहीं हो पाएगा। सो हमें चीजों को अपने कॉन्सियस माइंड में अटेंड करना पड़ता है। सो दैट अटेंशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू कॉन्सियस माइंड, कॉन्सियस लाइफ और कॉन्सियस माइंड। अनकॉन्सियस वे से अटेंशन नहीं मिलता, या अनकॉन्सियस वे में आप कोई भी चीज को अटेंड नहीं कर सकते। इट इज वन काइंड ऑफ process, and it is one kind of conscious process through which you can attain something, मतलब इससे आपको नॉलेज मिलेगा। सो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्सियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather देन अनदर। सपोज मैं और भी अच्छे से समझा रही हूँ, ये 2 चीजें हैं, ठीक है, 1 and 2। सो फर्स्ट जो थिंग है आपको ना इस पे फोकस करना है, बी पे फोकस नहीं करना है, बट साइमल्टेनियस वे में आपके साथ आपके पास दोनों चीजें आए, ठीक है। सो क्या आपका अटेंशन अभी ए की तरफ रहेगा? ए की तरफ रहेगा ओनली? नो, नो। बट हमें कॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हुए सिर्फ ए पे ध्यान देना है, ना ही बी। तो इसको हम प्रॉपर अटेंशन बोलते हैं। प्रॉपर अटेंशन में हम क्या करते हैं, कितनी भी चीजें आ जाए बट आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस अटेंशन। कॉन्शियस अटेंशन, ओके। नेक्स्ट चलो, अच्छा थोड़ा सा म्यूट कर लो, जब क्वेश्चंस पूछूं तब आंसर देना, क्योंकि उधर थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है कुछ भी, ठीक है। अभी देखो डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, कोई एक डेफिनेशन देना, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको एक ही डेफिनेशन देना है, 2-3 नहीं देना, एक ही डेफिनेशन देना है। तो डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, J.S. रोश ने क्या बोला ना, अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। ठीक है, अटेंशन क्या होता है ना, अटेंशन एक प्रोसेस है, गेटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को पाने से पहले उसके थॉट से ही क्लियरली आइडिया लगा लेना, उसके थॉट से ही क्लियरली आइडिया लगा लेना अपने माइंड में। जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है,
तो एग्जाम से बिफोर ही आप एग्जाम के लिए पूरा सोच के रेडी हो जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अटेंशन। आप किसी चीज को ज्यादा फोकस दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, हाँ कल ये चीज मेरे साथ होने वाला है तो मैं आज से तैयार हो जाऊं, आज से मैं प्रिपेयर्ड हूँ, वेल प्रिपेयर्ड हूँ कि आई नो दैट कि ये ऐसा चीज हो सकता है। सो अटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड, क्लियरली बिफोर द माइंड। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ। देयर आर टू फील्ड्स ऑफ अटेंशन, दो टाइप के फील्ड्स होते हैं अटेंशन में। मतलब दो टाइप्स मान लो, वन इज अटेंशन, दूसरा है इन अटेंशन। ठीक है, इन अटेंशन, अच्छा अटेंशन का ऑपोजिट बोल सकते हो। सो अटेंशन मतलब क्या है, फोकस ऑफ कॉन्सियसनेस। हम जितना भी फोकस करेंगे अपनी चेतना के साथ करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। अगर मैं बोलूँ इन अटेंशन तो क्या हो जाएगा, इन अटेंशन क्या मेरा कॉन्सियसनेस के साथ और फोकस रहेगा, फोकस रहेगा, नो। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया पता है, मार्जिन ऑफ कॉन्सियसनेस। मतलब मैं ऐसे बॉर्डर लाइन में हूँ जहां से मैं इधर निकल सकता हूँ, मतलब अटेंशन से बाहर निकल सकता हूँ। अगर मेरा ये अटेंशन का फील्ड है तो अटेंशन के अंदर हूँ मतलब फोकस ऑफ कॉन्सियसनेस है। अगर अटेंशन से बाहर हूँ मतलब मार्जिन ऑफ कॉन्सियसनेस है, मतलब इस लाइन पे हूँ, कभी भी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। मेरा इन अटेंशन हो रहा है, मैं एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। So when we focus our attention on any object, other things lie in the margin of consciousness. सोचो, अभी कौन सा चीज पढ़ा था, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, मुझे फोकस करना है ए को। सो बताओ कौन सा अटेंशन है, कौन सा इन अटेंशन है, कौन सा अटेंशन है, कौन सा इन अटेंशन है। इन अटेंशन हो जाएगा, मतलब वो मार्जिन में है, मार्जिन में है, बॉर्डर लाइन पे है, वो वहां पे हम लोग कभी कभी चले जा रहे हैं, बट वो मेरे माइंड में अभी नहीं आना है, मतलब उसको छोड़ दो, उसको अवॉइड करना है। सो ये चीज बोला गया, इतना एग्जाम्पल नहीं देना, एग्जाम्पल मगर समझ लो क्या है। when we are sitting in a train and reading a book, we are so engrossed in reading that the movements of the wheels on the train and the noise of the people around us, or the sounds of the hawkers etc doesn't disturb us because they lie in the margin of consciousness while reading was in the focus of consciousness। दो चीज बोला गया, क्या बोला गया, मेरा मेन फोकस है रीडिंग बुक, रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ या किताब पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं उसी पे फोकस रखी हूँ, फोकस ऑफ कॉन्सियसनेस मेरा किताब पढ़ने में है। तो जब मैं किताब पढ़ रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि गाड़ी कब चल रहा है, या गाड़ी का साउंड कैसा हो रहा है, व्हील्स कैसे चल रहे हैं, या फिर साइड में कितने हॉकर्स आ रहे हैं, कितने हॉकर्स चले गए हैं, क्या वो बता रहे हैं, या कितने लोग चिल्ला रहे हैं, या कितने साउंड आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बाकी की चीजें हैं ये सारे मार्जिन ऑफ कॉन्सियसनेस में है, रीडिंग ए बुक आपका फोकस ऑफ कॉन्सियसनेस। दैट मीन्स फोकस क्या है ना, आपका बुक पढ़ना है, तो बुक पढ़ना हमारा क्या बन गया ना, ये हमारा अटेंशन बन गया, बाकी सारे चीज इन अटेंशन। एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, अभी के लिए समझने के लिए मैंने जस्ट समझाया आपको, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना यहाँ पे, डायरेक्ट आपको फैक्टर्स में आ जाना, फैक्टर्स दैट कंट्रोल अटेंशन, फैक्टर्स जो है जो आपको कंट्रोल करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, दो टाइप के फैक्टर्स हैं, एक है इंटरनल है, दूसरा है एक्सटर्नल है, ठीक है। कंट्रोल बोला गया है, कंट्रोल मतलब इफेक्ट बोल सकते हो, या फिर एक टाइप का पूरा अपने कंट्रोल में रखना, वैसा बोल सकते हैं। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जो फैक्टर्स एनवायरमेंट से आता है, जो फैक्टर्स एनवायरमेंट से आता है, सराउंडिंग में प्रेजेंट हो वैसे फैक्टर्स। सो यहाँ पे पहला फैक्टर देखो क्या है, इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी को और क्या बोल सकते बताओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंस, इंटेंसिटी। अगर नहीं नहीं कॉन्सियसनेस नहीं है, इंटेंसिटी मतलब वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं डेप्थ और ह्यूज अमाउंट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इंटेंसिटी, साउंड, ठीक है, साउंड हो गया, लाउड नॉइज और व्हिस्परिंग। हमेशा सोचो कि कौन सा इंटेंस में है, ठीक है। आप घर पे धीरे बात कर रहे हो, ठीक है, ये ए में आ गया, बी में है आप बहुत लाउडली बात कर रहे हो, स्लोली, slowly, calmly and loudly. So which one is focus of consciousness? Which one is focus of consciousness? Which one is affect more? Which one is affect more? A or B? Loudly one. The loudly one. तो intensity किसका ज्यादा है?
कौन ह्यूज अमाउंट में है, क्या ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, या कौन ज्यादा आपको प्रेशराइज कर रहा है, बताओ? लाउडली वन, जो आपका लाउडली है वही ज्यादा, मतलब स्टिमुली जो रहता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुली होते हैं उसी पे हमारा क्या होता है, ज्यादा फोकस जाता है। सो ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुली और स्टिमुलस इज मोर लाइकली टू बी नोटिस देन ए वीक वन। ठीक है, जो वीक है उसको अवॉइड किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कौन सा लाइट अच्छा लग रहा है, बताना। डल लाइट, ठीक है, जैसे बहुत ही कम लाइट आ रहा है, लाइट मतलब बहुत ही धीरे धीरे और धीमा धीमा बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा लाइट आ रहा है। और एक है ब्राइट लाइट, कौन सा पसंद आता है हमें, बताओ? कौन सा पसंद आता है डे टाइम में, डल और ब्राइट? ब्राइट। तो ब्राइट में क्या है डिफरेंस, क्या है, इंटेंसिटी, लाइट का अमाउंट, लाइट का स्टिमुली, लाइट का डेप्थ बोल सकते हो। डेप्थ तो यूज नहीं होता इसलिए इंटेंस वर्ड आया, इंटेंसिटी। अभी देखो साइज, साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, किस पे फोकस जाता है, बताओ? अभी मैं दो ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एक थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ए एंड बी, किस पे ज्यादा फोकस जाएगा, बताओ? फटाफट, लोगों का फोकस किस पे ज्यादा जाएगा? ए में। मतलब साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसी चीज को देखते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा रहता है उस पर सबका फोकस जल्दी जाता है, जो छोटा है उस पर फोकस कम जाता है। यही हो गया। फिर देखो रिपीटेशन। अच्छा, कौन सा टीचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्क करता है, जो बार बार रिपीट कर रहा है चीजों को अच्छे से, वो, या फिर जो बार बार अवॉइड कर रहा है चीजों को, वो? फर्स्ट वन और सेकंड वन? रिपीटेशन। तो देखो, again and again, okay, right. So very often in the classroom the teacher respects the content and makes the child repeat by doing drill work. कैसे प्रैक्टिस करवाती है बच्चों को, कैसे सिखाती है ना, अट्रैक्ट करती है ड्रिल वर्क करवा के, एक्सरसाइज करवा के, मतलब एक्सरसाइज मतलब जो आपके सब्जेक्ट के एक्सरसाइजेस हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करवा के वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ऐसा हो गया आपका रिपीटेशन। अभी देखो चेंज, ठीक है, द अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट अटेंशन चेंज शुड नॉट बी ग्रेजुअल वन बट ए सडन वन। ठीक है, सपोज आप एवरी डे बच्चों को सेम वे से पढ़ा रहे हो, ठीक है, सेम वे से बच्चों को पढ़ा रहे हो, सडनली यू चेंज योर मेथड, सडनली यू चेंज योर मेथड और चेंज योर टीचिंग स्टाइल, तो इससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? ओके, तो ये ऑब्वियस है, तो ये चेंज है, ये चेंज है। टू अट्रैक्ट अटेंशन चेंज शुड नॉट बी ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे चेंज नहीं लाना है। अटेंशन के पॉइंट पे चेंज सडन होना चाहिए, अटेंशन के पॉइंट पे चेंज सडन होना चाहिए। सडन चेंज ऑलवेज क्या करता है ना, आपके आई कांटेक्ट को ज्यादा अच्छे से लेके आता है, मतलब सडनली यू लुक एट दैट थिंग परफेक्टली, क्योंकि ये नया चीज है ना, नया चीज ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू, नया चीज, न्यू थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। कोई न्यू वॉइस, कोई न्यू टीचर, न्यू बुक्स, न्यू पेन, न्यू किताबें, जो भी नए हैं वो सारे आपको अट्रैक्ट करते हैं। मूवमेंट। अच्छा बताओ, बच्चों को अगर अटेंशन देना है, बच्चों को अगर अटेंशन देना है तो कौन सा चीज करोगे क्लासरूम में? मैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ। तो देयर आर टू टाइप ऑफ जेस्चर्स, आप जानते हो, एक वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, जो बोलने के साथ साथ करते हो, और एक में आप ओनली आपका फिजिकल जो भी अपियरेंस होता है उसके साथ या मूवमेंट्स के साथ करते हो। तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बताओ? क्लासरूम में चले जाओ, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये एक साइड में है, और एक साइड में ओनली वॉइस है, ओनली वॉइस है, कौन सा अट्रैक्ट करेगा? फर्स्ट वन सेकंड वन? फर्स्ट वन, मूवमेंट, मूवमेंट विल अट्रैक्ट। तो ऐसे ही एक चीज आया कि आपको क्लासरूम में से बोला गया किताबों के साथ पढ़ाओ, किताबों के थ्रू पढ़ाओ, बुक्स के थ्रू पढ़ाओ, और किसी ने बोला कि नहीं स्मार्ट बोर्ड्स यूज करो एंड उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स लगा लो एंड फिल्म्स दिखा दो, उसके साथ पढ़ाओ, तो कौन सा अट्रैक्ट करेगा अभी बताओ? सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज बच्चों को मूविंग थिंग्स बहुत पसंद आते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को नए चीजें सुनने के लिए। यस, वॉइस नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, ओके ओके, वन सेकंड। ओके, चलो अभी आ जाएगा, एक्चुअली बारिश हो रहा है
सो मैं बाहर नहीं जा सकती। सो यहाँ पे अभी आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आया, एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग इज लाइकली टू स्टैंड आउट एंड कैच द आई। देखो, अभी ऑड एंड आउट जैसा होता है ना, वही चीज है, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं क्या देती हूँ, चॉकलेट्स देती हूँ, ठीक है, ये एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, ये एक बड़ा सा चॉकलेट है। सो बताओ अभी कौन सा अट्रैक्ट करेगा, कौन सा अट्रैक्ट करेगा? द बिग वन, द बिग वन, सी। सो ये होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब हम डिफरेंसेस देखते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा, अभी के अकॉर्डिंग बोल दो, स्टडी जब हम लोग बहुत ज्यादा फोकसेबल है ना स्टडी पे, सो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलर्स, कलर चॉक, ठीक है, या फिर ब्लैक बोर्ड को वो अवॉइड करना पसंद करते हैं, एंड स्मार्ट बोर्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर द कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट कलर्स आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक साउंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सो दैट उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखो, नोबेल्टी, नोबेल्टी एनीथिंग दैट इज न्यू, नोबल एज वेल एज अ स्ट्रेंज अट्रैक्ट्स अटेंशन। सेम पॉइंट्स है, जो भी ऊपर पढ़ रहे हो ना, सेम पॉइंट्स है। द टीचर शुड मेक यूज ऑफ नोबल आइडियाज, नए आइडियाज, स्लाइड्स, सॉरी ये साइट्स नहीं होगा, स्लाइड्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, स्लाइड्स होगा, ठीक है, स्लाइड्स दैट इज द पीपीटी, स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिल्म्स, वीडियोस एटसेट्रा, ये सारे अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज, अगर न्यू टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इनकॉर्पोरेट हो, ऑलवेज हेल्प करता है बच्चों को अट्रैक्ट करने में, उनका अटेंशन गेन करने में। वेराइटी, जब भी आप स्टडी करवाते हो ना, तो दैट यू यूज वेराइटीज ऑफ पेडागोजिकल मेथड्स, सो मेथडोलॉजीज आर देयर टू अटेन द कॉन्शियसनेस, और जस्ट लाइक आपके ब्रेन को भी फोकस करता है, प्लस अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स माइंड्स आल्सो, तो उनका जो अटेंशन पॉइंट है वो अट्रैक्ट हो जाता है। एंड लास्टली, समटाइम्स यू बिहेव स्ट्रेंज as a teacher, you would just behave a strange person also, amazing person। why? क्योंकि क्या होता है, every day your students just like habituated with your behavior, habituated with your gesture, everything, but suddenly you change your gesture, suddenly you change your way of talking, way of presentation, or way of just like teaching, so they are attracted towards you, ठीक है। It is evident that when an element of mystery enters normal and commonplace behavior, attention is directed towards it at once। तो mysterious, आपको mysterious things करने हैं, ठीक है। sometimes क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट लेके आए, एंड न्यू टीचर्स लेके आए, या फिर खुद को ही चेंज कर लेना बीच बीच में कभी कभी, तो ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर थोड़ा थोड़ा है, वो देख लो, फिर खत्म हो जाएगा। दोज कंडीशंस ऑफ अटेंशन व्हिच आर विद इन द इंडिविजुअल आर कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ये बड़े फैक्टर्स हैं। देखो, सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, ऑलवेज बच्चों को आउटवर्ड, आउटवर्ड से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आउटवर्डली, बाहर से वो खींचता है। आपका अट्रैक्शन बाहर से कोई खींच रहा है, या फिर आपका अट्रैक्शन बाहर से कोई हैम्पर कर रहा है, अटेंशन अट्रैक्शन ये कर रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके मोटिव्स लाइक हंगर, थर्स्ट और सेक्स, एंगर एटसेट्रा, इंटरेस्ट, माइंडसेट, मूड्स, ठीक है। सो इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आई एम एज ए टीचर, आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन, I'm drawing your interest towards this course, okay, but sometimes I'm not feeling well, and also I'm not doing such type of efforts to attend or to attract your attention। so ये चीज होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोनों की तरफ होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड कुछ चीजों में आपका अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर टीचर आपके अटेंशन को या इंटरेस्ट को ड्रॉ नहीं कर पाते, तब भी आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स होते हैं, दे आर सो बोरिंग एंड दे आर नॉट दैट मच ऑफ योर थिंकिंग और दैट मच योर इंटरेस्ट, मतलब वो उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो अप टू द मार्क नहीं जाता है। सो दिस टाइप ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक वीक, और जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव वे में चला जाता है, हमारा इंटरेस्ट ड्रॉ नहीं हो पाता। तो इतना है। टाइप ऑफ अटेंशन यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या आता है। एक होता है इनवॉल्यूंटरी, दूसरा होता है वॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी को नॉन
वॉल्यूशनल बोला जाता है, वॉल्यूंटरी को वॉल्यूशनल बोलते हैं। अच्छा, इतना याद रखो, ज्यादा नहीं चाहिए। अभी इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी कुछ होते हैं आपके विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ होते हैं आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो खुद से हो जाता है, अपने आप होता है, इजीली हो जाता है, बच्चे खुद नेचुरली अटेंड करते हैं कुछ चीजों को। तो ये जो पॉइंट्स है ना, टाइप्स ऑफ अटेंशन आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं करना है उतना ज्यादा, इतना चलेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है। पहला एक्सप्लिसिट है, instincts है, instincts and spontaneous में sentiments है। So when we attend naturally, easily, spontaneously, without effort, attention is said to be involuntary। ठीक है, हमारा कोई एफर्ट यहाँ पे नहीं लग रहा, खुद से हो जा रहा है, उसको हम इनवॉल्यूंटरी और नॉन वॉल्यूशनल बोलते हैं। सो व्हेन देयर इज अ लाउड साउंड वी हियर इट विदाउट एफर्ट। ठीक है, क्या आप एफर्ट लगाते हो सुनने के लिए? लाउड साउंड है, म्यूजिक इज वेरी हाई आउटसाइड, सो इसको आप बंद नहीं कर सकते, तो आप सुनना बंद कर सकते हो क्या? नहीं, आपका कान हमेशा ओपन है, आपको सुनना पड़ेगा। तो ये डिपेंड हो गया कि ये क्या है ना, ये आउटवर्डली है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में लोग कैसे चला रहे हैं, एंड ये इनवॉल्यूंटरी है। अच्छा, जहाँ पे बताओ, आपको जहाँ पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा एंड इजीली नहीं होता है, नेचुरली नहीं होता है, तो उसको क्या बोलोगे? ऑपोजिट। इनवॉल्यूंटरी का ऑपोजिट वॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का ऑपोजिट क्या बन जाएगा? वॉल्यूंटरी। ठीक है, सो द क्वालिटी ऑफ इंटेंसिटी अट्रैक्ट्स अटेंशन। दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्टिंक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनफोर्स और इनवॉल्यूंटरी। अच्छा बताओ, दो चीज मैं बता रही हूँ, एक है आपका सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेंटिमेंट्स आते हैं। सेंटिमेंट्स मतलब एवरी टाइप ऑफ इमोशंस नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंटरेस्ट आएंगे। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो वे ऑफ अटेंशन है या फिर एक अट्रैक्शन है वो चेंज होता है। और एक बोला गया जो इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है? वन काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टिमुली, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, स्टिमुली है इंस्टिंक्ट मतलब, स्टिमुली जो सडनली और फ्रिक्वेंटली होता है। सो आप कौन से टाइप का साउंड को सुनना पसंद करेंगे? वो एग्जाम्पल मैंने दिया था, दैट इज अ लाउडली एंड विस्परिंग और स्लोली, या फिर बोल सकते हो कि लो इंटेंस ऑफ और लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो व्हिच वन इज वेरी much important, or which one attracted you or attract your attention? Which one, loudly or slowly? किसका इंटेंशन इंटेंसिटी ज्यादा है? ह्यूज अमाउंट में स्टिमुली कौन दे रहा है? साउंड का क्वालिटी किस में ज्यादा है बताओ? लाउड में। सो लाउड वन इनवॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी है, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगते, वो एग्जैक्टली आपको अट्रैक्ट कर लेगा खुद से ही। ठीक है, सो वो नॉन वॉल्यूशनल है, इनवॉल्यूंटरी है, एनफोर्स बोल सकते हो या इंस्टिंक्ट बोल सकते हो। और जिसमें आपको क्या करना पड़े कि सेंटिमेंट और इंटरेस्ट, मतलब जहाँ पे आपका इंटरेस्ट काम कर रहा है, और ये ऐसा स्टिमुली जहाँ पे आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? इन स्पॉन्टेनियस अटेंशन वी अटेंड इजीली टू द स्टिमुली विदाउट एनी एफर्ट, मतलब स्टिमुली से आप अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, स्टिमुली जैसा आया आपका इमोशंस, आपका रेस्पॉन्सेस वैसे जाएगा। यहाँ पे एफर्ट्स का कोई बात ही नहीं है कि एफर्ट्स लगा के स्टिमुली के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दो हो गया। वॉलंटरी में क्या होता है ना, आप कोई चीजों को अगर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अटेंड आफ्टर गिविंग सो मच अटेंशन और आफ्टर गिविंग सो मच एफर्ट्स, तो एफर्ट्स देना पड़ेगा। इसको बोल सकते हो फोर्स के साथ होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाओगे। यहाँ पे भी दो टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। मतलब दो टाइप्स में क्या आता है, सर्टेन अटेंशन, कुछ अटेंशन ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, एंड लॉन्ग टाइम के लिए ये क्या हो जाता है, इम्प्लिसिट, मतलब आपके विद इन ही होता है, इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, वॉल्यूशनल अटेंशन है। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग होते हैं, बट आउटवर्डली जो प्रेशराइज्ड होता है ना, मतलब आउटवर्ड जो फोर्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका विल काम करता है, तो वो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है। वी हैव द नेक्स्ट टाइप, मतलब एक्सप्लिसिट में क्या होता है, वो भी आपका विल के अकॉर्डिंग होगा, बट आउटवर्डली जो प्रेशराइज्ड होता है, जो चीजें होते हैं या रिपीटेडली एक्ट्स होते हैं आपके साथ हो रहे हैं बार बार, उसके प्रेशर की वजह से आपके माइंड में वो चलेगा या फिर आप अटेंशन देंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, चाइल्ड प्लेइंग coming late to the class when teachers अच्छा, कमिंग लेट टू द क्लास व्हेन टीचर्स अटेंड द क्लासरूम एक्टिविटीज, ऐसा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये छोटा सा हाफली दे दिया, ओनली चाइल्ड प्लेइंग देना, चाइल्ड प्लेइंग, सॉरी, चाइल्ड प्लेइंग कमिंग
लेट टू द क्लास व्हेन टीचर्स, ऐसा जो मेंशन है तो व्हेन टीचर्स कमिंग टू द क्लास लेट, ऐसे कर देना। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। व्हेन टीचर्स कमिंग टू द क्लास लेट मतलब बच्चे खेलते रहते हैं, उनका विल क्या है कि टीचर्स नहीं आए हैं, तो आउटवर्ड जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है उनमें आया कि टीचर्स तो लेट है, आज नहीं आए तो हमें खेलना है। तो ये एक्सप्लिसिट है, बाहर हो रहा है। इम्प्लिसिट में टोटली अपने विल के अकॉर्डिंग होगा। तो इतना ही करो और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एक या दो दे देना, ठीक है। अच्छा, अटेंशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, बताओ। अटेंशन, कोई चीजों में अटेंशन आप शॉर्ट पीरियड के लिए देते हो या लॉन्ग पीरियड के लिए, फटाफट। ये किस पे डिपेंड करेगा बताओ। शॉर्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट में कौन है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर, ठीक है। अगर आपके स्टूडेंट्स का स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी शॉर्ट, स्पैन ऑफ अटेंशन मतलब अटेंशन वो कम टाइम के लिए देते हैं, देन हेंस टीचर शुड स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड देन प्रोसीड टू द वेरी डिफिकल्ट। मतलब उनको अंदर घुसाना है पढ़ाई में, पहले स्टार्टिंग करो स्मॉल टॉपिक से, सिंपल टॉपिक से, आफ्टर दैट द कॉम्प्लेक्स वन। इससे क्या होगा कि बच्चों को जानने में इंटरेस्ट लगेगा, सो दैट उनका अटेंशन लगा हुआ रहेगा। मैथड शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल। जो भी आप पढ़ा रहे हो ना, ग्रुप में पढ़ा सकते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स वर्क दे सकते हो, या फिर टीम वर्क दे सकते हो, या फिर टॉपिक्स को मीनिंगफुली प्रेजेंट करो, जैसे कि उनका टेंडेंसी लगा रहे, उनको पढ़ने का इच्छा लगा रहे एंड कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सीखने का इच्छा रहे। देन क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। क्या होता है, समटाइम्स हम लोग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अरे करूं कि नहीं करूं, अरे ये करती हूँ वो नहीं करते। तो ये होता है कि क्यों होता है, रीजन क्या है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। अगर मैं वॉइस का रिदम बहुत स्लो रखूं तो बच्चे फ्लक्चुएट होंगे। अगर मैं मॉड्यूलेशन मतलब वॉइस में चेंजेस लेके आऊं, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, कहीं कहीं पे एग्जांपल्स, कहीं पे कुछ स्टोरी, ऐसे कर दूं तो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, अगर टीचिंग एड्स यूज कर दिया तो बच्चे बहुत ही अटेंटिव रहेंगे, ठीक है, अटेंशन उनका बना रहेगा। देन द टीचिंग एड्स शुड बी यूज्ड एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है, सही टाइम पे टीचिंग एड्स यूज करो, पहले से बता मत दो आज क्या क्या है, नॉट डिस्प्लेड इन द एडवांस टू अवॉइड द डिवीजन ऑफ अटेंशन। अगर मैं पहले से ही दिखा दूं ना आज के टॉपिक्स में ये है, ये टीचिंग मेथड्स यूज होगा एंड तुम्हें तो सब कुछ पता है, ऐसा कुछ मैं बता दूं तो बच्चों का अटेंशन डिवाइड हो जाएगा, वो और अटेंटिव नहीं रहेंगे। तो इतने पॉइंट्स, ठीक है, क्या हम क्लियर है इतने। देखो, लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है सेंसेशन। सेंसेशन मतलब सिंपल सा चीज है, सेंस ऑर्गन का यूज होगा, सो दैट इसका नाम हुआ है सेंसेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हो, डायरेक्ट हम डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि इंट्रो हमें पता है कि सेंसेशन क्या होता है, कि द स्टिमुली विच आर प्रेजेंट in our surrounding or coming from the surrounding environment and received by the senses or received by the sense organ, this process is called sensation। इसी प्रोसेस को हम सेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, अभी देखो डेफिनेशंस को, आप इतना सारा डेफिनेशन से इतना मत लिखना, एक या दो डेफिनेशंस लिखो, दैट्स एनफ। द इम्प्रेशंस रिसीव थ्रू द सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंसेशन। इम्प्रेशंस क्या होता है, जस्ट लाइक हम इम्प्रेशंस बोल सकते हैं, इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रिंट्स हैं, वन काइंड ऑफ इम्प्रिंट्स बोल सकते हो। अभी इम्प्रिंट क्या होता है, छाप, ठीक है, छाप। या फिर आप इम्प्रेशन बोल सकते हो, जस्ट लाइक जो चीज़ को आप फील करते हो, जो चीज़ आप फील करते हो, उस चीज़ को फील करने के बाद आप किसके थ्रू फील करते हो, सेंसेस के थ्रू। एंड ये फील करने के बाद आपका इंफॉर्मेशन मूव करता है ब्रेन को, एंड आफ्टर दैट आप समझ पाते हो कि कौन सा सेंस ने काम किया एंड कौन सा टाइप का स्टिमुली था। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, द इम्प्रेशंस रिसीव थ्रू द सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंसेशन। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू माथुर है, अकॉर्डिंग टू माथुर। अभी बोलो सेंसेशन, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि सेंस ऑर्गन स्टिमुली, ये आपका स्टिमुली है, तो स्टिमुली इंफॉर्मेशन को स्टिमुली और इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसको कौन रिसीव करेगा, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन जब इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, इसके बाद सेंड कहाँ पे करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को। तो कौन सा डोमेन वर्क कर रहा है बताओ, व्हिच डोमेन वर्क हियर, व्हिच डोमेन, cognitive domain, psychomotor or affective, which domain, which one, इंफॉर्मेशन सेंड कहाँ करते हो, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। बताओ अभी कि कौन सा डोमेन काम किया था, फटाफट बोलो, which domain,
क्या आप लोग इतना साइलेंट मत रहो, बताओ क्या हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं है? क्या वॉइस नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, बोलो। समझ आ रहा है ना? तो कौन सा डोमेन यहाँ पे वर्क कर रहा है बताओ। कौन सा डोमेन काम कर रहा है बताओ। अच्छा साइलेंट रहोगे शायद। अच्छा कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन वर्क करता है, ब्रेन इन्वॉल्व है मतलब इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होता है वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। ठीक है। ये सेंसेशन इज एन एलिमेंट्री कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। एलिमेंट्री दैट मीन्स हम बोल सकते हैं प्राइमरी बेस पे आता है। प्राइमरी बेस पे आता है, दैट इज नॉट सेकेंडरी। विदाउट फीलिंग और विदाउट फील ऑफ समथिंग, जस्ट लाइक हमें कुछ भी चीज़ों को अगर समझना है तो उसको टच करना पड़ता है या सोचना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, तो दीज आर एलिमेंटरी वर्ड। ये सारे एलिमेंटरी फंक्शंस हैं या फिर एलिमेंटरी एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये किसने दिया है ये स्टेटमेंट? डॉक्टर जेलोटा। डॉक्टर जेलोटा। ठीक है। तो देखो और एक बढ़ा देती हूँ, जो आपको बेटर लगे आप उसी को चूज करोगे, दो लिखोगे। सेंसेशंस आर द फर्स्ट थिंग्स इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कोई चीज समझ पा रहे हो। अभी देखो आपके लिए मेरे वर्ड्स स्टिमुलीज हैं। स्टिमुलीज हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स मेरे वर्ड्स को कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। तो दीज senses work as per the stimuli which are given by the some person or surrounding etc. तो ये जो चीज हो गया कि कोई भी सेंसेशन अगर बोला जाता है, क्या है ना, सेंसेशन आर द फर्स्ट थिंग। ये पहला थिंग है, प्राथमिक है, प्राइमरी लेवल में आता है ना, इन द वे ऑफ कॉन्सियसनेस। अगर एक इंसान कॉन्सियसनेस है, चेतना युक्त है और वो समझ पा रहा है, तो उसका पहला काम है वो सेंसेशन, वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। एंड ये स्टेटमेंट किसने दिया? जेम्स ने। आप कैसे नोट्स में लिखोगे? अकॉर्डिंग टू लिखना। ठीक है, जैसा आपको सिखाया गया है पहले भी। अकॉर्डिंग टू माथुर, ये स्टेटमेंट पूरा लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के विदिन। डॉक्टर जेलोटा, फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स, ये स्टेटमेंट लिखोगे। ये तीन स्टेटमेंट को रहने दो, एग्जाम में कोई एक या दो ही आपको लिखना है। क्या हम क्लियर है? इतना क्लियर है? ये सुन लो। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो टाइप्स ऑफ सेंसेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। वी कैन डिवाइड इजीली द सेंसेशन प्रोसेस इनटू द 5 कैटेगरीज। देखो जो जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुली रिसीव। तो स्टिमुली को रिसीव करने के लिए जितने ऑर्गन्स हैं उतने ही आपके डिवीजन बन गए, यहाँ पे कैटेगरीज बन गए। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया गया है और डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट वन इज विजुअल सेंसेशन। बोलो विजुअल सेंसेशन किसके थ्रू होगा? आईज। आईज के थ्रू होगा विजुअल सेंसेशन। ऑडिटोरी बोलो किसके थ्रू होगा? ऑडिटोरी। ऑडिटोरी ईयर। अच्छा ऑडिटोरी मतलब होता है सुनना, सुनना। तो ऑडिटरी सेंसेशन ईयर, वेरी गुड। अभी इसके बाद नेक्स्ट आ गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फैक्टरी स्मेल। ठीक है, ऑल्फैक्टरी क्या है? स्मेल। स्मेल आप अपने नोज से स्मेल करते हो, तो ये ऑल्फैक्टरी सेंसेशन हो गया, ये नोज है, नोज। नेक्स्ट वन टेस्ट सेंसेशन, ये तो टंग आएगा, इजी वाला है, टंग, वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज द टेक्चुअल सेंसेशन। टेक्चुअल, टेक्चुअल, टेक्चुअल मतलब टच, स्किन, टच के थ्रू होगा स्किन। तो इस 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट वन बाय वन पढ़ते हैं। अभी ये डायग्राम देख लो फटाफट से। देखो डायग्राम में मेंशन भी है आई, तो ये आपका हो गया विजुअल। ईयर, ईयर से आपका ऑडिटोरी। नोज ऑल्फैक्टरी। टंग ये आपका टेस्ट। स्किन टेक्चुअल। ठीक है, ये आपके डायग्राम्स बन गए। ऐसे डायग्राम्स आप थोड़ा सा बना दोगे, ठीक है, रफ हो जो भी हो, आप एग्जाम में भी ऐसे ही डायग्राम्स बना देंगे, पेपर भी कवर होगा एंड अच्छा भी दिखेगा, आपके मार्क्स मिलेंगे अच्छे। चल अभी फटाफट से इसको हम टेबल के थ्रू पढ़ लेंगे। टेबल एक चार्ट बनाया गया है एंड इसको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, याद है? ऑडियो विजुअल एड्स बोल दो या मल्टी सेंसरी अप्रोच, पढ़े होगे नहीं? मल्टी सेंसरी अप्रोच आईसीटी में, मल्टी सेंसरी अप्रोच, उसमें ये था, उसमें ये था। फर्स्ट वन इज विजुअल सेंसेशन। तो विजुअल सेंसेशन के लिए सेंस ऑर्गन क्या है? आई।
तो ये क्या सेंस करता है? साइट, मतलब किसी चीज को देखना, किसी चीज को देखना। तो इसके थ्रू नॉलेज कितना गेनिंग करते हो? 83%। ये सर्वे के बाद लिखा गया है 83%। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है ऑडिटरी सेंसेशन, मतलब आप यहाँ पे ईयर का यूज करोगे, दैट इज द सेंस ऑर्गन इज ईयर। सेंसेस क्या है? हियरिंग। कौन सा सेंसेस वर्क कर रहा है यहाँ पे? हियरिंग, कानों से हम सुनते हैं। एंड नॉलेज, इसके थ्रू नॉलेज गेन करते हैं ओनली 11%। 11%, ठीक है, ओनली 11%। अभी नेक्स्ट देखो, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन में क्या आएगा? ऑल्फैक्टरी मैंने आपको बोला नोज, इसके थ्रू हम लोग स्मेल करते हैं। एंड स्मेल हमारा अगर सेंसेस है, देन इसके थ्रू जो भी आप नॉलेज गेन करते हो, दैट मीन्स आप किसी भी स्मेल का, फाउल स्मेल हो या फिर अच्छे स्मेल्स हो, तो वो स्मेल के बारे में आप जान सकते हो, उसका नॉलेज ले सकते हो। तो 3.5% आप यहाँ से सीख सकते हो। देन टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट मतलब टंग का यूज करेंगे, टेस्ट होगा आपका सेंसेस, एंड इसके थ्रू आप 1% नॉलेज गेन करते हो अबाउट फूड, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो भी आपके सोर रहते हैं, या फिर सॉल्टी, स्वीट, चिली का टेस्ट, जितना भी टेस्ट है उससे आप रिसीव करते हो। लास्ट वन, टेक्चुअल सेंसेशन, दैट इज द स्किन। एंड इसके थ्रू आप कैसे जानोगे कोई चीजों को? छू के, टच करके। तो सेंसेस क्या है? टच। एंड इसके थ्रू रिसीव होता है नॉलेज, या गेन करते हो नॉलेज 1.5%। 1.5%। तो आपको ना इतना ज्यादा जो लिखते हो बुक के अकॉर्डिंग, ऐसा ना लिख के ऐसा बनाओगे तो इजी रहता है। अभी देखो हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन। देखो, एक सेंसेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेंसेशन बहुत टाइम तक आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी चीज़ का अगर इंटेंसिटी और कोई भी चीज़ को आप बहुत टाइम तक याद रखना चाहते हो, तो उस टाइम को आप क्वालिटेटिव बनाओ। So you have to manage your time very qualitatively. So qualitatively बनाना है तो उसके साथ क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी, देन डेप्थ के साथ समझो या फिर बहुत ह्यूज अमाउंट में समझो, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंसिटी। एक्सटेंसिटी मतलब एक्सटेंशन करो, उसको बढ़ाओ, आगे लेके जाओ। एक्सटेंशन, नॉट टू रेस्ट्रिक्टेड एनीथिंग, आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। ड्यूरेशन, टाइम पीरियड को बढ़ाना है। कोई भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। सो बिफोर गोइंग टू दिस टास्क यू हैव टू प्रिपेयर some time, and after that when you face it you feel that these things are very unique and you have to try a lot. So lot बोलने से यहाँ पे और टाइम देना पड़ता है, ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज द क्लैरिटी। कोई भी चीज को करो, परफेक्शन एंड क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, इतना ही चीज करना है। अभी देखो इसको फटाफट से समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स, ठीक है। द मेन एलिमेंट्स में पहला क्या आया? क्वालिटी। सेंसेशन का क्वालिटी। अभी देखो आपको मैंने टच किया, ठीक है, कोई भी पर्सन को मैंने टच किया, अगर मैं स्लाइटली टच करूं तो क्या वो मेरे टच को जान पाएगा? बहुत लॉन्गर पीरियड तक याद रख पाएगा? इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर दिस टच? ये सुन लो। सो यहाँ पे क्वालिटी आता है, ठीक है। द नेचर ऑफ ईच सेंसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। जितने भी आपके सेंसेशंस है ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग है, इसीलिए उसमें क्वालिटी चाहिए। द नेचर ऑफ ईच सेंसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए ना, एवरी टाइप ऑफ सेंसेशन हैज गॉट इट्स ओन स्पेशल क्वालिटी। सबको अपना क्वालिटी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप किसी चीज को विजन कर रहे हो, ठीक है, इफ यू वॉच इट प्रॉपरली और इफ यू विजिट समथिंग प्रॉपरली, देन उसको आप लॉन्गर पीरियड तक याद रख सकते हो। अच्छा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, सपोज थिंक दैट आप किसी चीज को सुन के याद रख रहे हो और देख के प्रैक्टिकली करके याद रख रहे हो। सो कौन सा आपको लॉन्गर पीरियड का एक्सपीरियंस देगा बताओ? फर्स्ट वन और सेकंड वन? हाँ, सेकंड वन, दैट मीन्स द सेकंड वन। तो कोई भी चीज, सपोज आप किसी मूवी के बारे में सुन लिया, तो आप वो आपको जितना एक्सपीरियंस देगा, आप उस मूवी को खुद से देख लोगे ना, वो सालों तक याद रहेगा। तो ये चीज बोला जाता है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिटी ईच सेंसेस में अलग अलग होते हैं। क्लैरिटी, क्वालिटी, इंटेंसिटी, सबका अलग अलग रेंज है ईच सेंसेस के लिए। So quality, the nature of each sensation is different from other. Every type of sensation has got its own special quality or characteristics. This quality of the sensation help us to distinguish one from another or one from other. देखो,
ये जो क्वालिटीज रहते हैं इसी से हमें जानने को मिलता है कि कौन सा बेटर वन है, कौन सा बेटर वन है, विच सेंसेस और विच सेंसेशन इज बेटर, विच सेंसेशन इज बेटर फॉर रिमेंबर। तो वो चीज ज्यादा टाइम तक आपको याद रखने के लिए क्या चाहिए ना, बेटर क्वालिटी ऑफ सेंसेशन चाहिए। जस्ट लाइक कौन सा कलर आपको बहुत अच्छा लगता है बताओ, ग्रीन और व्हाइट, ये आई के लिए बहुत परफेक्शन होगा या आई को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, कूलनेस देगा, कौन सा कलर है बताओ, दैट इज ग्रीन, दैट इज ग्रीन। तो ग्रीन से आपके आईज को बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ब्राइट लाइट, कभी कभी बहुत ब्राइट लाइट नेगेटिव वर्क करता है या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। वैसे आपकी बॉडी को गूजबम्स आते हैं, ठीक है, कौन से टेम्परेचर में गूजबम्स आएंगे बताओ, हॉट में या कोल्ड में? कब आता है मतलब आपको एक सेंसेशन बोलो, हाँ कोल्ड में। सो ये सारे देखो क्वालिटीज हैं, ये सारे क्वालिटीज में आते हैं, क्वालिटीज डिफर करता है एक से दूसरे सेंसेशन में। नेक्स्ट वन, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कल भी आपको समझाया था, इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, वन काइंड ऑफ, आप इजीली अगर समझना चाहो तो ये अमाउंट है। तो सेंसेशन डिफर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। दो साउंड्स में दे लूं, ठीक है, दो साउंड मैंने दिया ए एंड बी। सोचो मैंने ए में इतने धीरे बात किया, हाँ हेलो कैसे हो, ऐसा बोला, और एक में मैंने बहुत लाउडली बात किया कि एवरीवन प्लीज स्टूड अप, और मैंने बोला सिट डाउन, और कुछ भी क्लोज द डोर, कुछ भी मैंने थोड़ा जोर में बोला। तो बोलो किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ए और बी? बी, दैट इज द लाउडर, बी वन इज द लाउडर। तो जो लाउडर है मतलब इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, तो कौन सा ज्यादा टाइम तक रिमेंबर रहेगा बताओ, ए और बी? बी। बस यही चीज समझना है इंटेंसिटी में, मैंने साउंड्स का लेके बोला। वैसे आपको टेस्ट में भी आता है, एक आपको मैं जला हुआ खाना दे दूं और एक बहुत ही टेस्टी वाला खाना दे दूं, सो आपको ऑलवेज याद रहेगा क्या, जिसका इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांगली आपको अट्रैक्ट किया, मतलब अच्छा खाना, ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, एंड आप हर एक फूड में उसी को ही कंपैरिजन में लोगे, तो वो रहता है इंटेंसिटी। तो डिफरेंट सेंसेशन के लिए इंटेंसिटी भी अलग होता है। तो सेंसेशन डिफर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इफ टू साउंड्स आर क्रिएटेड एट वंस, दो साउंड मैंने क्रिएट किया एक ही टाइम पे, वन विल बी इंटेंसर देन अदर। मैंने एक धीरे बोला, एक मैंने लाउडर बोला, अभी इट इज डिफर्स इन द सेम टाइप ऑफ सेंस और अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन। ये अलग अलग हो सकते हैं एक ही सेंसेस के अकॉर्डिंग या फिर डिफरेंट सेंसेशंस के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिटी। एक्सटेंशन बोला गया ना, हम लोग बोलते हैं ना एक्सटेंशन कॉर्ड लगवा दो, दैट मीन्स क्या है, लंबा करना है, बड़ा करना है, आगे तक लेके जाना है। सो दैट इज एक्सटेंसिटी रेफर्स टू द एक्सटेंशन इन स्पेस, एक्सटेंशन इन स्पेस। ईच सेंसेशन हैज इट्स एक्सटेंसिटी, हर एक सेंसेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसका एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज को हम अपनी अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंसिटी रेफर्स द एक्सटेंशन इन स्पेस, ईच सेंसेशन हैज इट्स एक्सटेंसिटी, द वास्टर द स्टिमुलस द मोर एक्सटेंसिव द सेंसेशन। ये बोला गया, अभी बोलो मैं आपको दो स्टिमुली दे रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको स्टिमुली, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो ये मैंने आपको पहला स्टिमुली दिया, इसका रेस्पॉन्स बहुत ही वीक रह रहा है, ठीक है, इसका रेस्पॉन्स बहुत वीक है। अगर सपोज मैं एग्जाम से बिफोर आपको रिवाइज करवा दूं तो उसका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा बताओ, एग्जाम से बिफोर रिवाइज करवाना, कौन सा स्ट्रांगली आपके माइंड में फिक्स्ड होगा, विच वन, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड वन। तो देखो ना ये एक्सटेंसिटी है, एक्सटेंशन किया, ठीक है, जितना भास्टर करोगे चीजों को, जितना आप भास्ट बनाओगे उतना ही अच्छा हमारा क्या रहेगा, रेस्पॉन्सेस रहेगा। अच्छा थोड़ा सा म्यूट कर लो प्लीज, ओके म्यूट कर लो प्लीज, ओके ठीक है। द एक्सटेंसिटी इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सेंसेस, बट ये याद रखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेंसेशंस के लिए एक्सटेंशन नेसेसरी नहीं है या फिर सच भी नहीं है, कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, कुछ चीजों को हम
अननेसेसरी लेंथी अगर कर दे तो नहीं होगा। ये हो गया। देन नेक्स्ट देखो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब जानते हो, ये टाइम पीरियड है। जितना आप टाइम स्पैन को बढ़ाओगे उतना लेंथी होगा चीज, और उसका रिस्पॉन्सेस भी बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। तो एवरी सेंसेशन हैज इट्स ड्यूरेशन और लास्ट फॉर सर्टेन टाइम। जो भी आपका सेंसेशन है ना, जैसे मैंने आपको कल डांट दिया, तो वो भी एक टाइप का स्टिमुली है जिसके ऑपोजिट आप क्या दोगे, रिस्पॉन्सेस दोगे, एंड इसका रेंज भी कुछ पीरियड तक चलेगा, कुछ पीरियड तक चलेगा। अगर सपोज मैं आपको मोटिवेशन देती हूँ, ये मोटिवेशन पीरियड क्या हो गया, ऑलमोस्ट 10 डेज 15 डेज तक चला, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। मतलब हर एक चीज का एक ड्यूरेशन रहता है, हर एक सेंसेशन का एक ड्यूरेशन है, एंड इस ड्यूरेशन के बाद नेक्स्टली अगेन मुझे स्टिमुली देना पड़ेगा। So every sensation has its duration or lasts for certain time. The auditory sensation of aeroplane sound is more extensive than the sound of the calling bell. ठीक है, आप देखते हो, सुनते भी हो बहुत सारी चीजों को। तो अभी बोला गया दो टाइप का साउंड क्रिएट किया गया, एक है एरोप्लेन का साउंड। एरोप्लेन का साउंड बहुत लॉन्गर पीरियड तक रहता है तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, एंड कॉलिंग बेल बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ सेकंड्स के अंदर बज के बंद हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन थोड़ा सा रहता है उस कॉलिंग बेल के ऊपर, तो उसका साउंड रिफ्लेक्ट होता है। तो ये दोनों में अगर चेक करोगे तो कौन सा लाउडर एंड फास्टर है या ड्यूरेशन ज्यादा है, एरोप्लेन का साउंड, एंड कॉलिंग बेल का साउंड थोड़ा सा कम भी आएगा। तो कंपैरिजन दिया गया। लास्ट वन इज अ क्लैरिटी। जितना क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हो। एवरी सेंसेशन हैज गॉट क्लैरिटी। हर एक सेंसेशन कुछ क्लैरिटी नीड करता है। द सेंसेशन विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, जो सेंसेशन को आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा टाइम तक चल रहा है, दैट मे बी साउंड, दैट मे बी विजन, दैट मे बी लाउडर वॉइस, कुछ भी है, या स्मेल, कुछ भी है, ये किस पे डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है क्लैरिटी के ऊपर। इफ क्लैरिटी है, क्लियर है, देन हमारा ये लॉन्गर पीरियड तक चलेगा सेंसेशन। ठीक है, एंड अगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए आया एंड क्लियर नहीं है, देन ये बहुत कम टाइम के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन देख लो। द सेंसेशन विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड बिकम्स क्लियरर। जो लॉन्गर पीरियड तक, जैसे कि आपने कुछ मूवी को देखा एंड मूवी को आपने एनालाइज किया, समझ लिया, उसका साउंड अच्छा था, उसके पिक्चराइजेशन अच्छे थे, क्वालिटी अच्छा था, क्लैरिटी था, तो वो ना 10 साल तक भी आपके माइंड में रिमेंबर हो जाएगा। एक कोई मूवी बहुत ही बोरिंग सा है, उसके साउंड क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत ही डार्क एरियाज में बन रहा है एंड उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो 1 मंथ में अब भूल जाओगे। तो यही चीज है, दैट इज द क्लैरिटी। ठीक है, समझ आया क्या? सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आया, परसेप्शन। ये थर्ड टॉपिक है, 1.2 का थर्ड टॉपिक है। सो व्हाट इज परसेप्शन, देखो क्या क्या लिखना है, मेंशन है ऑलरेडी, मेंशन यहाँ पे हमने किया हुआ है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे ना, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑकर थ्रू, देखो ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑकर्स थ्रू 3 लेवल्स। ठीक है, 3 लेवल से इंसान क्या करता है, समझता है कोई चीजों को या फिर एक्सपीरियंस लेता है, जो कि हमारे 3 डोमेन्स हैं। दैट इज अ कैप डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब क्या है, किसी चीज को जानना, टू नो, दैट इज नोइंग। फीलिंग, अफेक्टिव, अफेक्ट हुआ, उसका फील लेना, टू फील और फीलिंग। एंड द लास्ट वन इज द विलिंग, चाहना या फिर करके दिखाना, दैट इज द डूइंग और विलिंग। तो साइकोमोटर, ये 3 डोमेन से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। परसेप्शन जितना भी करते हो ना, जो भी रिसीव करते हो, जो आपको मेमोराइज होता है या रिमेंबर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, ये सारे चीजों के लिए ये 3 डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव, सेकंड है इफेक्टिव, लास्ट वन इज द साइकोमोटर। कॉग्निटिव से हम चीजों को जानते हैं, तो दैट इज नोइंग। सेकंड है फीलिंग, तो हम किसी चीज को फील करते हैं। द लास्ट वन इज विलिंग और डूइंग, दैट इज द साइकोमोटर। तो ये 3 आपके पॉइंट्स हो गए। अभी देखो ये पॉइंट को लिखना है, मार्क किया गया है, देखना। ठीक है, प्रॉपर्ली मार्क्ड है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा यहाँ तक। ओके, द परसेप्शन बिलोंग्स टू द नोइंग एक्सपीरियंस। अच्छा, नोइंग मतलब कौन सा डोमेन आ जाएगा, बताओ भाई, इतना समझाया, व्हिच डोमेन, व्हिच डोमेन, कॉग्निटिव, वेरी गुड। सो परसेप्शन हो या आपका सेंसेशन हो, अटेंशन हो या कंसेप्ट फॉर्मेशन हो, दिस 4 टॉपिक्स कहाँ पे आ जाएंगे, विच डोमेन, बिलोंग फ्रॉम दी और बिलोंगिंग फ्रॉम दी कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। तो परसेप्शन बिलोंग्स टू द नोइंग एक्सपीरियंस, मतलब कॉग्निटिव डोमेन में आया, तो इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस लिखा गया। इट कंसिस्ट इन आवर कॉग्निशन और नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप किस चीज को कितना समझ रहे हो या किस ऑब्जेक्ट को कितना जान रहे हो,
उसी नॉलेज के ऊपर ये होता है, कंप्लीट होता है, परसेप्शन होता है। सपोज एक बच्चा इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, कैसे ले रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम जब बेबीज क्या करते हैं, चीज़ों को टच करते हैं ना, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। दैट मीन्स उसका परसेप्शन आता है कि ये चीज़ों का शेप कैसा है, ठीक है, कैसा शेप है, राउंड, ओवल या ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, कैसा शेप का है, एंड उसी से उनका इंफॉर्मेशन गेनिंग करना स्टार्ट हो जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या रहा कि आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को कनेक्ट करते हो अभी ऑब्जेक्ट के साथ एंड एक्सपीरियंस लेते हो। द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू हाईलाइट्स अस थ्रू द मीडियम ऑफ सेंसेशन। तो परसेप्शन का मेन पॉइंट क्या है? सेंसेशन। परसेप्शन किसके बाद आएगा? आफ्टर सेंसेशन परसेप्शन विल कम, परसेप्शन विल कम। सो सेंसेशन प्लस सेंसेशन से जो समझा, दैट मीन्स उसका मीनिंग जो ड्रॉ आउट कर रहे हो, जो ड्रॉ आउट करो मीनिंग को, जो उसका मतलब निकलता है, वो दोनों को अगर ऐड कर दोगे देन आपका परसेप्शन कंप्लीट हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू हाईलाइट्स अस थ्रू द मीडियम ऑफ सेंसेशन। दस परसेप्शन मीन्स द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच कम्स थ्रू सेंसेशन। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में जो भी आप ज्ञान लेते हो, नॉलेज लेते हो, ये सेंसेशन के थ्रू ही मिलेगा। तो बाय यूजिंग योर सेंस ऑर्गन व्हेन यू रिसीव स्टिमुली which is collected from the surrounding environment or which is coming from the surrounding environment, and after that you draw the meaning, you draw the meaning, or you something, you have to know about something, just like how this object is moving or how these objects are just like रोलिंग, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस। तो ये कहाँ से समझते हो? सेंसेशन के थ्रू समझते हो। एंड इसके बाद जो नॉलेज गेन किया, वो नॉलेज आपको परसेप्शन देता है। तो सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेंसेशन वी गॉट द नॉलेज, सो दैट परसेप्शन इज कंप्लीटेड देयर आफ्टर सेंसेशन। तो परसेप्शन क्या बन गया ना? परसेप्शन है, परसेप्शन इक्वल्स टू सेंसेशन प्लस मीनिंग। सेंसेशन प्लस मीनिंग, कोई चीज़ों का जो आप सेंसेस का यूज करके ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप नॉलेज लेते हो, दैट इज द सेंसेशन प्लस उसका मीनिंग। तो ये बन गया आपका परसेप्शन। अभी देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन देना बस याद करने के लिए। ये दो डेफिनेशन बहुत इजी इजी वाला दिया। एक है रिबन का, दैट इज RYBURN, रिबन, और राइबन भी बोल सकते हो, राइबन। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। इंटरप्रीट करना मतलब क्या है बताओ? इंटरप्रीट, वन काइंड ऑफ ट्रांसलेट, और एक्सप्लेनेशंस बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना और ट्रांसलेट करना। ओके, इंटरप्रीट। सपोज मैं कुछ आपको कम्प्लेक्स वर्ड्स बोल रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया ना, उसको इंटरप्रीट कर लिया अपने ओन वर्ड्स में। दैट मीन्स आपने ट्रांसलेट किया, ये ट्रांसलेट वर्ड भी चलेगा, या फिर एक्सप्लेन किया इन डिटेल, एक्सप्लेन किया इन डिटेल। तो सेंसेशन से जो भी मिलता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन बोला गया, तो सेंसेशन से जो भी मिलता है उसका मीनिंग ड्रॉ आउट करना, या मीनिंग को एक्सप्लेन करना, या मीनिंग को समझना, उससे एक्सपीरियंस लेना इज कॉल्ड परसेप्शन। इसको हमने क्या बोला? परसेप्शन। तो एज पर राइबर्न, the process of interpretation of sensation according to experience is known as perception. जेलोटा ने क्या बोला देखो, according to जेलोटा, perception is that mental process, perception भी एक mental process है, एक ऐसा mental process है by which we get knowledge of objective facts। किसी चीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मीनिंग है, उसको हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं, यही होता है परसेप्शन। एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप दिमाग का यूज करते हो किसी चीज को समझने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स आपको बताए गए, ठीक है। अभी देखो मीनिंग, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है हमने, मीनिंग। सो इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, मतलब कमिंग फ्रॉम दिस डेफिनेशन, जो कंक्लूजन एक ड्रॉ होगा, ठीक है, इस डेफिनेशन से हमें जो मिला, परसेप्शन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज कॉन्क्रीट कंप्लीट कॉग्निटिव प्रोसेस एरोज बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन के स्टिमुलेशन से, देखो मैंने आपको स्टिमुली दिया, अभी आपका ईयर, मतलब बोलो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कुछ, तो आपका कौन सा काम चल रहा है, कौन सा सेंस ऑर्गन एक्टिव है? ईयर्स एक्टिव है। तो कौन सा सेंसेस यहाँ पे चला? हियरिंग का सेंसेस चला। तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या आ गया? ऑडिटोरी, ऑडिटोरी आ गया, ऑडिटोरी आ गया। अभी ऑडिटोरी सेंसेशन के थ्रू, ऑडिटोरी सेंसेशन के थ्रू आपने मेरे वॉइस को रिसीव किया,
एज ए स्टिमुली, एंड आफ्टर दैट आपके ब्रेन में ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट बन गया, या फिर चीजों को आपने समझ के कंप्लीटली कॉग्निटिव प्रोसेस में उसको डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो आप कहाँ से ला रहे हो, सेंसेशन के थ्रू आपने जो रिसीव किया उसको स्ट्रांगली अगर इनबिल्ड करते हो या फिर बनाते हो या फिर इनपुट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अभी चल ये पॉइंट को नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, जितना पॉइंट्स बोला गया छोटा छोटा मार्क किया गया है उतना समझ लो, बस उतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्योर सेंसेशन। प्योर सेंसेशन मतलब ये स्टेज में ओनली क्या होगा, सेंसेशन होगा, सेंसेशन होगा, ओनली सेंसेशन होगा। तो सेंसेशन के थ्रू, आउटसाइड सेंसेशन के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्योर सेंसेशन। यहाँ पे लाइन देख लो क्या है, प्योर सेंसेशन में द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन इज द स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन। पहला स्टेज क्या है परसेप्शन का, प्योर सेंसेशन। So we have pure sensation, sorry, pure perception which is present in the early days of perception mental development. ठीक है, we have pure perception which is present in the early days of perception. अच्छा ये wrong है, ये word यहाँ पे sensation होगा, सेंसेशन होगा, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये वर्ड रॉन्ग है यहाँ पे। वी हैव प्योर सेंसेशन विच इज प्रेजेंट इन द अर्ली डेज ऑफ परसेप्शन मेंटल डेवलपमेंट, ये सही होगा स्टेटमेंट, ठीक है, वहाँ पे रॉन्ग लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पे सेंसेशन होगा। ये हमारा परसेप्शन जो मेंटल प्रोसेस है इसका पहला स्टेज क्या है ना, पहला स्टेज आपका प्योर सेंसेशन होता है। एक छोटा बच्चा कैसा रिसीव करता है ना, जैसे उसको सराउंडिंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उससे जो स्टिमुली मिलता है उसको वो समझता है, समझने के बाद जब वो कॉन्क्रीट वे में उसका इंप्रेशन और एक्सपीरियंस अपने माइंड में फिक्स करता है, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो ये हो गया आपका पहला स्टेज। आफ्टर दैट देखो स्टेज ऑफ एसिमिलेशन, क्या समझाया था एसिमिलेशन में, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन। एसिमिलेशन समझे थे कि नहीं पियाजेस के कंसेप्ट में, आप लोगों को भी बताया था ना क्लास में। सिर्फ मुझे बता दो एसिमिलेट मतलब क्या है, एक ही वर्ड्स में आ जाए, एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज। अच्छा थैंक यू, चलो यहाँ पे पॉइंट समझो अभी। तो इस स्टेज में बोला गया कि द परसेप्शन एट दिस स्टेज डजंट एंटायरली डिपेंड अपॉन, डजंट एंटायरली डिपेंड अपॉन दिस सेंसेशन, ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता सेंसेशन के ऊपर और एरोस बाय द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है दैट इज द स्कीमा, माइंड के अंदर जो हमारा स्कीमा है, नॉलेज यूनिट्स हैं, that gather or assimilates certain images of its own and supplements them with the sensation। देखो आपको सेंसेशन तो पहले मिल चुका है, प्योर सेंसेशन, सपोज दैट इज अ प्योर सेंसेशन, बट इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर छोटे मोटे से कुछ इमेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको अगर गैदर करते हो लॉन्गर पीरियड तक रिमेंबर करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ एसिमिलेशन। मतलब देखो यहाँ पे गैदर ही करना है certain images, certain information, certain facts related to that sensation जो भी आपको पहले मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम मेंटल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, सो दैट ये स्टेज ऑफ एसिमिलेशन है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ सिंबॉलिक परसेप्शन। सिंबॉलिक परसेप्शन बोला गया है, तो क्या है देखो ये थर्ड स्टेज है, थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, ये सिंबॉलिक स्टेज है। एट द स्टेज perception consists merely of inside sensation and includes outside sensation at all। मतलब देखो ये दोनों चीज को जोड़ रहा है, सेंसेशन दोनों चीजों को जोड़ रहा है, परसेप्शन में सेंसेशन को जोड़ना पड़ेगा। सो इनसाइड सेंसेशन प्लस आउटसाइड सेंसेशन, दोनों सेंसेशन मतलब इंडोर आउटडोर दोनों को अगर जोड़ोगे तभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंडोर में क्या है या फिर इनसाइड में क्या है, आपके ब्रेन के विदिन जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द इनसाइड सेंसेशन, एंड उसी के रिलेट में अगर आपको इमेज मिल गया तो ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन और आउटसाइड सेंसेशन, तो ये दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो हमें सिंबॉलिक परसेप्शन मिलेगा। तो ये चीज क्या बन गया देखो, सपोज एक वर्ड मैंने यूज किया ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, आप इसका टेस्ट जानते हो, सेंसेशन आपको पता है, तो आपने इसका टेस्ट लिया है, साइट लिया है, टच किया है, तो इतने इंफॉर्मेशन को अगर आपने गैदर कर दिया यहाँ पे एक चीज को इंडोर के साथ आउटडोर और इनसाइड के साथ आउटसाइड दोनों को अगर गैदर कर दिया, समिंग अप कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, सिंबॉलिक परसेप्शन।
सिंबॉलिक परसेप्शन, मैंने एक जगह पे वर्ड लिखा ऑरेंज एंड मैंने पिक्चर दिखाया ऑरेंज का, पिक्चर दिखाया ऑरेंज का, तो बोलो ऑरेंज मैंने अभी बोला तो दैट इज द इनसाइड, ये क्या है आउटसाइड, ये क्या है आउटसाइड, तो दोनों को मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिलेगा सिंबॉलिक परसेप्शन, सिंबॉलिक परसेप्शन। ठीक है इतना लिखे, क्लियर है क्या इतना, ये सुनो। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मुझे पता चल जाएगा, बोलो परसेप्शन किसके बाद आएगा, परसेप्शन किसके बाद आएगा, आफ्टर सेंसेशन, सेंसेशन से मीनिंग ड्रॉ आउट करना, उसको ऐड करने से हमें परसेप्शन मिलेगा। अभी सेंसेशन के बाद, सेंसेशन में सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है एंड उसके जो नॉलेज को आप फिक्स करते हो कॉन्क्रीट बनाते हो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन में कितने स्टेजेस हैं, हाउ मेनी स्टेजेस, हाउ मेनी स्टेजेस, three. First one is pure. First one is pure sensation. Pure sensation. Okay. Second one is या एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना गैदर करना इंफॉर्मेशन, ठीक है ऑब्जेक्ट के साथ एनवायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। लास्ट वन इज, लास्ट वन क्या है, लास्ट वन अच्छे से बोलो। सिंबॉलिक परसेप्शन दैट मीन इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, समिंग अप करना है, एडिशन करना है। एसिमिलेशन में गैदर कर रहे हो, यहाँ पे एडिशन करके और चीजों को कॉन्क्रीट बना रहे हो, ठीक है ये डिफरेंसेस। इतना हो गया आपका परसेप्शन। सो लास्ट टॉपिक में चले, लास्ट टॉपिक में चलते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या होता है बताओ। acquiring knowledge from any topic that is called concept, okay ये चलेगा ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल आइडिया एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आइडियाज, जनरल आइडिया भी है एब्स्ट्रैक्शन आइडियाज भी है, दोनों हो गया, एनी आइडियाज नहीं होंगे ना, यहाँ पे टोटल आइडियाज चाहिए। कंसेप्ट बोला जाता ना, यू नो दैट कंसेप्ट, कंसेप्ट कब बोलते हैं, अगर मैं सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आऊं तो दैट इज अ इंफॉर्मेशन और आइडिया। अगर मैं बोलूं कंसेप्ट जानते हो कि नहीं, तो कंसेप्ट मतलब टोटल, दैट इज अ जनरल प्लस एब्स्ट्रैक्ट, जनरल मतलब कॉन्क्रीट आइडिया गेन करना है, टोटल, टोटल में, ठीक है। सो ये कंसेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस और द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियाज, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे पिक्चर करके दिखाती हूँ, सोच लो आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइडियाज हैं, ठीक है। अभी इन सारे आइडियाज को जोड़ के मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, कंक्लूजन बनाया, ठीक है ये कंक्लूजन बनाया, तो ये कंक्लूजन क्या बन गया ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल आइडियाज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल आइडिया, जितने भी आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहे थे सारे आइडियाज को लेके आपने जनरल आइडियाज बना लिया, जनरल आइडियाज बना लिया एंड इसी जनरल आइडियाज से आपका कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट जब भी पूछा जाए सो एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया, तो ये तो छोटा सा चीज है। किसी ने पूछा कि कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट इज अ टोटल होल फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। हम जैसे पूछते हैं ना तुमको पता है इसका कंसेप्ट क्या है, ये टेंस क्या होता है, तो उसमें वो पर्सन क्या बताएगा, टेंस ऐसा है, टेंस में इतने पार्ट्स होते हैं, इसका इतना चार चार पार्ट्स अगेन होता है एंड इसका फॉर्मूलाज अलग अलग होता है, ऐसे कुछ समझाएगा, तो दैट मीन्स उसका कंसेप्ट टोटल बेस क्लियर किया उसने, ठीक है। जनरलाइजेशन करना या फिर कॉन्क्रीट आइडियाज गेन करना या फिर एब्स्ट्रैक्ट मतलब उससे डायरेक्टली हम छोटे छोटे जितने भी आइडियाज हैं सबको ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट फॉर्मेशन। सो ये कंसेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस और द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। ट्रांसफॉर्म कब होता है बताओ, किसी चीज को चेंज कर देना, मोल्डिंग कर देना, ठीक है ट्रांसफॉर्म्ड बोलते हैं। मैंने अभी छोटे छोटे आइडियाज दिखाए थे, जब ये कंक्लूजन में आ जाएंगे तो ये होल कंसेप्ट बन जाएगा,
होल कंसेप्ट बन जाएगा या होल कंप्लीट आइडिया बन जाएगा, बड़ा सा आइडिया। सो दैट मीन्स इसमें हमने चेंजेस लेके आए, छोटे छोटे चीजों को मिला के हमने बड़ा कुछ बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द कंसेप्ट इज instanti sorry instantiated or refined by all of its actual and potential instances, whether these are things in the real world or other ideas। तो यहाँ पे चीजों को हम थोड़ा सा इजी करते हैं। इंस्टांस क्या होता है बताओ? इंस्टांस, इंस्टेंटली, इंस्टांस क्विकली होना, कोई चीजें क्विकली होना, कुछ चीजें घटना क्विकली हो गया या फिर कुछ टाइम के अंदर हो गया, ऐसे चीजों को हम इंस्टांस बोल सकते हैं। कुछ इंस्टांस में ऐसा चीज मेरे साथ हुआ था, कोई घटनाएं घट गई, इंस्टांसेस बोल लो कि कुछ पीरियड के विद इन ऐसा हुआ। मैं इंसिडेंट नहीं बोल रही हूँ, कुछ पीरियड के विद इन कुछ कुछ हो गया। ठीक है, अभी जो पोटेंशियल इंस्टांसेस हैं, जो चीजें एक्चुअली आपके साथ हुए हैं और जिसका पावरफुल इम्पैक्ट है, पावरफुल इम्पैक्ट है, सारी चीजों को जोड़ लो, सारी चीजों को जोड़ लो, जो भी पावरफुल इम्पैक्ट है उसको जोड़ लो, तो आपको एक बेस आइडियाज मिलेंगे कि ये सराउंडिंग में कैसा चीजें हैं और कैसे ये हमें हार्म कर रहा है या कैसे हमें आगे लेके जा रहा है, इसके बारे में। सो कंसेप्ट क्या है ना? कंसेप्ट्स आर ट्रीटेड इन मेनी इफ नॉट मोस्ट डिसिप्लिन्स बोथ एक्सप्लिसिटली सच एज अ साइकोलॉजी, फिलोसॉफी। अभी मैं बता दूं कि कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो कंसेप्ट क्या होता है ना, कंसेप्ट को हम एक सब्जेक्ट के जैसे समझ सकते हैं कि कंसेप्ट एक सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइकोलॉजी हो गया, आपका फिलोसॉफी हो गया। अगर मैं इम्प्लिसिटली बोलूँ तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी किसी पर्सन के बारे में जान सकते हो, डिटेल जान सकते हो साइकोलॉजी के थ्रू। फिलोसॉफी नॉलेज लेना, डिटेल नॉलेज लेना। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है कि मैथ्स का फिलोसॉफी, साइंस का फिलोसॉफी, इंग्लिश का फिलोसॉफी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दैट इज अ फिलोसॉफी ओनली। अगर मैं इम्प्लिसिट में आ जाऊं तो ये बन जाता है मैथमेटिक्स, दैट मीन्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट। तो कंसेप्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है एक्सप्लिसिट, दूसरा है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में बड़े सब्जेक्ट जिसमें कोई वेराइटीज नहीं होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है एट ए टाइम। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही पर्सन पढ़ सकेगा, पर्टिकुलर वो पर्सन पढ़ सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इम्प्लिसिट में छोटे छोटे सब्जेक्ट जो कन्फाइंड कर देते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पे जाना है, एक ही सब्जेक्ट पे जाना है, तो दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इतना कर लो, ये वन पैराग्राफ करना। यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस किया गया था, ठीक है, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऊपर का पार्ट कर लिया तो हो गया। अभी देखो कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही लेना है। एट दिस पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है, दो लाइन को ऐड करना है। देखो, पीपल लर्न सिंपल कंसेप्ट मोर रीडीली देन कॉम्प्लेक्स वन। ये होता है कि नहीं? जो इजी रहता है जल्दी हम लोग सीख जाते हैं, एंड जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है उसके लिए टाइम लगता है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, इजीएस्ट कंसेप्ट को लर्न करने में कुछ समय का ही लगता है, मतलब 15 मिनट्स, 10 मिनट्स और आधा घंटे में, हाफ एन आवर में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम डिटेल कंसेप्ट में जाते हैं, मतलब जहाँ पे हम बड़े कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, बड़े कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसको समझना पड़ता है, उसको पार्टीशन वाइज पढ़ना पड़ता है, डिटेलली हाफ हाफ करके पढ़ना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट अगर देखोगे, द नेक्स्ट इजीएस्ट इज वन विथ मल्टीपल फीचर्स, one with multiple features, all of which must be present every case, known as the conjunctive concept। क्या बोला गया? there are two type of concept। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, there are two type of concept। तो एक होता है कंजंक्टिव और एक होता है डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव। तो कंजंक्टिव में क्या होता है? एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा कंसेप्ट जिसके साथ बहुत सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए रहते हैं। एक ऐसा टॉपिक या कंसेप्ट जिसके साथ बहुत सारे फीचर्स जुड़े हुए रहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिव। कंजंक्शन, जंक्शन वर्ड आया है, मतलब जोड़ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। अभी डिसजंक्टिव क्या होता है? द कंसेप्ट, डिसजंक्टिव क्या बोला गया ना, देखो जैसे कि बोला गया, द कंसेप्ट स्क्वायर इज डिफाइंड बाय फोर साइड्स एंड फोर 90-degree angles। It is more difficult to master is so called disjunctive concept when either one feature or another must be present। देखो दोनों अलग अलग वे से प्रेजेंट है। ऐसा मैं बोल दूं कि ये देखो, जैसे इसके फोर साइड्स हैं, ठीक है, इसके चार साइड्स हैं, तो आइदर मैं चार साइड को काउंट करूंगी या फिर 90 डिग्रीज एंगल्स लूंगी, साइड बोलूंगी या एंगल्स बोलूंगी। तो दोनों चीजों में जब एक साथ हम लोग पढ़ते थे बचपन में, बहुत कंफ्यूजन होता था।
तो ये डिसजंक्शन है और डिसजंक्टिव है। जब एक टॉपिक के बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो उसको हम कंजंक्टिव बोलते हैं, और एक ही टॉपिक के दो वे से एक्सप्लेनेशंस होते हैं तो उसको हम डिसजंक्टिव बोलते हैं। डिसजंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोला गया, एक ही टॉपिक के बहुत सारे फीचर्स होंगे तो मल्टीपल फीचर्स हैं, पॉजिटिविटी दिखा रहा। कंजंक्टिव एक ही टॉपिक के दो टाइप के एक्सप्लेनेशंस होते हैं जो कि एक दूसरे से मैच कर रहा है, बट समझने के लिए एक में साइड्स हैं एक में एंगल्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिसजंक्टिव। हो गया। अभी चलो डेफिनेशन में, दो डेफिनेशन दे रही हूँ, एक है मॉर्गन का एक है वुडवर्थ का, वुडवर्थ एंड मॉर्गन। So, according to Morgan, concept is a process of representing a common property of object or event. Concept क्या होता है? नहीं, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट और इवेंट का कॉमन प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करते हैं। सपोज देखो कंसेप्ट क्या है, मेरे पूरे लाइफ के बारे में आपने जाना, तो मेरे लाइफ के बारे में ही जाना ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरे लाइफ से ही जुड़े हुए होंगे। या फिर महात्मा गांधी जी के बारे में जाना, सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जितने भी पॉइंट्स हैं फैक्ट्स हैं सब कुछ महात्मा गांधी जी से ही जुड़ा हुआ होगा। सो दैट इज द कंसेप्ट, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं महात्मा गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। अभी बोलो एक टॉपिक है महात्मा गांधी, उनके साथ इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उनको ही डिपिक्ट कर रहा है या शो कर रहा है, तो ये कंजंक्टिव है या डिसजंक्टिव? बोलो क्या बनेगा? एक कंसेप्ट जिसका मल्टीपल फीचर्स हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, एक ही टॉपिक को ही शो कर रहा है, बोलो ये कंजंक्टिव है और डिसजंक्टिव? व्हिच वन? फटाफट बोलो, कंजंक्टिव है और डिसजंक्टिव? जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ? महात्मा गांधी जी को ना, तो ये क्या बन जाएगा, कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव? बोलो। कंजंक्टिव बनेगा, कंजंक्टिव बनेगा, ठीक है। अगर जैसे कि ज्योमेट्री का पोर्शंस आ गया, साइड्स एंगल्स, रोड्स कंस्ट्रक्शन आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, दो रूम्स के फीचर्स अलग अलग हैं बट बिल्डिंग सेम है, तो ऐसे कुछ आ गए, या डैम का आ गया, तो ऐसा कुछ पर्सन, अगर मैं बोलूँ एक पर्सन का दो डिफरेंट कंसेप्ट में शो कर रहे हो जिसको डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, पॉजिटिव कॉन्स एंड प्रोज जो होता है ऑपोजिट शो कर रहा है, तब उसको हम डिसजंक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अगर सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हो जो कि अच्छा ही दिखा रहा है या फिर बुरा ही दिखा रहा है, एक टाइप का कैरेक्टर्स मतलब एक ही टाइप का नेचर को शो कर रहा है, तो दैट इज द कंजंक्टिव वन। तो डिसजंक्टिव कंजंक्टिव में थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। तो कंसेप्ट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, ठीक है, मॉर्गन के अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, कंसेप्ट्स आर दोज थॉट्स। कंसेप्ट क्या है? थॉट्स हैं। कंसेप्ट्स आर दोज थॉट्स व्हिच मेंशन थिंग्स, इंसिडेंट्स, क्वालिटीज एटसेट्रा। बहुत इजी लाइन दिया गया। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऐसे थॉट्स हैं जो कि थिंग्स को समझाते हैं, इंसिडेंट्स को समझाते हैं, या क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज गिवन बाय, और दैट वाज गिवन बाय वुडवर्थ, ठीक है। चलो आगे। सो मीनिंग ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या हो गया ना, ये कंसेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। हमने कंसेप्ट से क्या समझा? ये सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम जितना कुछ भी जानते हैं उसको अगर टोटल कर दे, तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया महात्मा गांधी जी, उनके बारे में हम जितना कुछ जानते हैं सबको टोटल बना दो, एक बुक बन जाएगा, तो वो कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा आइडिया ले लेते हैं। एक फ्लावर के ऊपर हम लेते हैं, एक फ्लावर है, फ्लावर का कलर, फ्लावर का शेप, साइज, सब कुछ अगर टोटल कर दिया तो दैट इज कंसेप्ट। It refers to a generalized idea about the object, person, event. मैंने अभी बोला हम एक पर्सन के बारे में जनरल आइडियाज गेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में और इवेंट के बारे में। It stands for a general class, not for a particular object. ये जनरल चीजों के लिए होता है, मतलब यहाँ पे देखो पेड़ है, प्लांट्स बोला गया, तो प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होंगे सबका कलर ग्रीन है, सब सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, सबको वाटर चाहिए, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दीज आर द जनरल आइडियाज। मैंने यहाँ पे अलग अलग नाम भी नहीं लिया, कौन सा पेड़ का हाइट कितना है ये भी नहीं बोला, तो दीज आर द पॉइंट। ये जनरल क्लास को डिपिक्ट करता है, ना ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट को, ठीक है। इतना 3 पॉइंट्स को मेंशन करना। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, इट इज ए मेंटल डिस्पोजिशन। ये भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जनरल आइडियाज के तौर पे हम माइंड में फिक्स करते हैं।
जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होता है एंड कोई चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन में एक एग्जाम्पल ले लो, समझ आओगे। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड परसीव्स a black cow at the first time and is told that it is a cow. He tries to form an idea about it and in the beginning the idea is very particular in nature. तो फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए एक बच्चा रिसीव करता है, परसीव करता है इंफॉर्मेशन कि एक काला काली गाय है, ठीक है, काली गाय है, काला नहीं होगा, काली होगा, काली गाय है, ब्लैक काउ है, एंड उसने बोला ये काउ है, ठीक है, उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन है उसने गैदर किया। ये बिगनिंग में उन्होंने बहुत पर्टिकुलर नेचर पे ही समझा। अभी नेक्स्ट पॉइंट, लेटर ऑन जब व्हेन ही परसीव्स ए व्हाइट और रेड काउ, जब उन्होंने देखा या उस बच्चे ने देखा कि गाय तो सिर्फ काला होता था, उसने माइंड में क्या फिक्स किया था कि काली गाय होता है। अभी उसने देखा व्हाइट कलर का काउ, रेड कलर का काउ देख लिया, ही डजंट एट वंस कॉल इट ए काउ। उसको तब उसने काउ नहीं बोला, टेंशन में आ गया कि बच्चा मैंने तो सिर्फ इतना ही जाना था कि ये क्या है ना, काली गाय होती है, ब्लैक काउ होता है, बट जब व्हाइट मिला, रेड मिला, तो वो एट ए टाइम उसको नहीं बोला कि ये काउ है, ठीक है, ये काउ ही नहीं है। ही अगेन मेक्स एन इंक्वायरी, उसने फिर से पूछा सबको क्या ये काउ है। ही ट्राइज टू कंपेयर द पर्टिकुलर मेंटल इमेजेस। अभी जितना देखो दिमाग में जो उसने पिक्चर को फिक्स किया था ब्लैक काउ का, उसके साथ इस काउ का व्हाइट और रेड कलर का जो भी काउ है उसको वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्या ये दोनों सेम है, क्या इसका इमेजेस परफेक्टली मैच करता है। तो ये हमने परसीव किया कि ये व्हाइट एंड रेड काउस। इन दिस वे ही कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट द सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, मतलब ऐसे ही वो जान पाएगा, मेंटल डिस्पोजिशन ऐसे ही होगा दो चीजों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है या डिससिमिलैरिटीज है। कि काउ तो हो गया बट काउ के कलर अलग अलग है, तो ये उसको आइडियाज मिला, ठीक है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, थोड़ा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता है यहाँ पे जितना मार्क किया गया। ए कंसेप्ट इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होता, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। आपका जो कंसेप्ट आप बोलोगे एक बार फिक्स हो गया माइंड में तो रह गया, ये चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑलवेज चेंजिंग मोड पे रहता है, ये स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है। द कंसेप्ट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। एक कंसेप्ट पढ़ लिया तो सारे प्लांट्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, इवेंट्स के लिए क्या सेम रहेगा, नहीं, सबके लिए अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। कंसेप्ट इज पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। कंसेप्ट जानना, जनरलाइज करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, ये पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है। कंसेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज। आप अपने माइंड में कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस के थ्रूज भी या फिर सिंबल्स के थ्रूज भी, तो लैंग्वेज का यूज यहाँ पे नहीं होने से भी चलेगा। कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये कंसेप्ट होगा, आर हो गया, कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस। ये कैसे बनता है ना, स्टिमुली रेस्पॉन्स से बनता है। मेंटल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं स्टिमुली रेस्पॉन्सेस से ही होते हैं। कंसेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन फीचर। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, अलग अलग करना, कौन सा पॉइंट मैच करा, कौन सा पॉइंट मैच नहीं करा, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखना, ठीक है। कंसेप्ट देखो, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, फॉल्टी कंसेप्ट्स, एंड प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन में परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, इतने पॉइंट्स हम एक एक लाइन पे लिखेंगे सब कुछ। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा बताओ, कैसे मिलेगा, डायरेक्ट अपने वर्ड्स पे लिखो। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलता है, चाइल्डहुड में मिलता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। बच्चा जब बहुत छोटा होता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड का रेंज क्या है बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज, 2 to 6 ईयर, ओके, 2 to 6 ईयर। 2 to 6 ईयर में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम जो चीज भी देखता है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो जो चीज भी देखता है, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम देखा और समझ लिया, जो उसके माइंड में रिसीव हुआ, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बस ऐसे ही लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना, व्हेन यू find something new thing, when you find something new thing, you can or you get the direct knowledge, direct knowledge और direct experience of it, direct experience उससे मिलता है, तो that is called the direct experience। indirect क्या है ना, here the learner develops concept through pictures। मतलब मैंने ऑरेंज नहीं देखा बट ऑरेंज का पिक्चर देखा पहले, ठीक है, या फिर किसी फोटोज को देखना, इमेजेस को देखना, या डिस्क्रिप्शन पढ़ना। महात्मा गांधी जी को हमने सामने से नहीं देखा है, उनके बारे में जितना इंफॉर्मेशन मिला है हमें बुक से ही मिला है, या फिर किसी से सुन के ही मिला है, टीवी से मिला है या मूवीज से मिला है। सो दैट मीन्स वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, किसी से सुनना, हियरिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, या डिस्क्रिप्शन लेना, कहीं से मूवी में देखना है, तो ये सब आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस।
फॉल्टी कंसेप्ट क्या होता है बताओ? The concepts or the general ideas we have about the object or person or events are not always adequate and accurate. कभी कभी हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और किसी चीज को जानने को ट्राई करते हैं, बट सही तरीके से इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है. सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द फॉल्टी कंसेप्ट्स और फॉल्टी इंफॉर्मेशन. मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके पास है, मैं डायरेक्ट दे रही हूँ आपको, तो ये भी मैं दे रही हूँ, मतलब ये इनडायरेक्ट वे से ही आपको गया. अगर आप पूरा डायरेक्टली कुछ चीजों को देखते हैं और खुद से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो डायरेक्ट था. मुझसे सुन रहे हो, ये इनडायरेक्ट है. अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ एंड समटाइम्स आई एम गिविंग यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट इज अ फॉल्टी कंसेप्ट, वो फॉल्टी हो जाएगा. अभी प्रोसेस में क्या आता है ना, प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या करोगे बताओ? सिर्फ पिक्चर बनाओगे. कैसे बनाओगे? ऐसे करना, ऐसा, देन ऐसा. ठीक है, 3 पॉइंट. यहाँ पे परसेप्शन लिखोगे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे जनरलाइजेशन. तो परसेप्शन में क्या होता है ना, रिसीव करते हैं हम इंफॉर्मेशन को, रिसीव करते हैं आफ्टर सेंसेशन एंड फिक्स्ड इट इन मेंटल कंडीशन, फिक्स इट इन मेंटल कंडीशन एंड रिलेट विद द ऑब्जेक्ट्स. मैं जो लाइन बोल रही हूँ प्लीज वीडियो देखना, उसी के अकॉर्डिंग सुन के लिखना. इतना बुक में जो है इतना बड़ा नहीं करना है हमें. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? आफ्टर एनालिसिस of perception, after analysis of perception we get some common ideas common ideas and avoid the dissimilarities. तो इसको हमने एब्स्ट्रैक्शन बोला. एंड द लास्ट पॉइंट आपका क्या आएगा? दैट इज द जनरलाइजेशन. आफ्टर मेकिंग सच ऑब्जर्वेशन, मैंने किसी चीज को देखा, समझा, तो ऑब्जर्वेशन हो गया ना. After some observation in the form of abstraction for a number of times, the child is able to generalize or form a general ideas or common properties of some subject or object. पहला क्या था कि पहला था परसेप्शन. परसेप्शन कब होता है? आफ्टर सेंसेशन. एंड इट इज वन काइंड ऑफ गैदरेशन बोल सकते हो, या फिर एडिशन ऑफ आइडियाज एंड रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट. हो गया. एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज रिलेटेड टू object or images or synthesizes some common properties and avoid the dissimilarities. Last में क्या आया? After gaining or after making such observation from the abstraction and perception, number of properties are same. That is or that means a child perceive everything and generalize the ideas about a topic or about a concept. एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसने जनरल आइडियाज गेन कर लिया. पहले छोटे छोटे आइडियाज गेन किया सेंसेशन के थ्रू, परसेप्शन बोला गया, उसके बाद बहुत सारे आइडियाज को छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ लिया, फिर उससे कॉमन कंक्लूजन में पहुंचा, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हो गया जनरलाइजेशन. जनरल आइडियाज गेन करना, जनरलाइजेशन. ठीक है, इतना है. क्या समझ आया? इतना क्लियर है हम? ये सुनो. ओके, इतना साइलेंट हो गए हो. इतना ही है आज का टॉपिक. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ?